My name is Sakshi, and as you know, I am taking your botany in this crash course of NEET 2021. सो बॉटनी में हम लोग चैप्टर कर रहे थे प्लांट किंगडम, और उसके अंदर हम लोग लास्ट वाले पार्ट में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अब हम ये वाला लेक्चर कंप्लीट करेंगे जो बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स नहीं है याद करने के लिए। ये पर्टिकुलर फाइलम स्टैंडर्ड +2 में, दैट इज 12th स्टैंडर्ड में, बहुत अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन है इन चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनते हैं इस वाले सेक्शन से तो ये और +2 का चैप्टर मिला के नीट में क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा क्वेश्चन उसी वाले चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ब्रीफली कवर करेंगे, और जब 12th स्टैंडर्ड में आप वो चैप्टर को कवर करेंगे जो हम लोग आपको करवाएंगे कवर, देन विल फाइंड आउट किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो इस लेक्चर के बाद आई एम गोइंग टू अपलोड वन मोर लेक्चर, उसमें जितने भी प्लांट किंगडम चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 सालों में, दिस इज फ्रॉम 2015 टू 2020। ठीक है, सो इन 5 सालों में जितने भी नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं कौन से चैप्टर से, चैप्टर प्लांट किंगडम से, हम उसको कवर करेंगे। ओके, सो एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म वर्ड से, अगर आपने जिम्नोस्पर्म का लेक्चर लगाया तो आपको पता होगा स्पर्म वर्ड आया है स्पर्मा से, जिसका मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में सीड होता है। ठीक है, एंजियो का मतलब होता है वेसल। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म का कहने का मतलब होता है कि ये वो वाले प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स हैं जिनमें सीड होते हैं। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम भी हो सकते, एक हो सकते हैं, एक से कम क्या होता है। तो इसमें सीड होंगे जो फ्रूट के अंदर इंक्लोज होंगे। मतलब एंजियोस्पर्म वो वाले प्लांट्स हैं जिनके पास सीड है और वो सीड फ्रूट के अंदर इंक्लोज है। जिम्नोस्पर्म में सीड जरूर था लेकिन फ्रूट नहीं था। तो ये सबसे पहली डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए एंजियोस्पर्म के बारे में। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा जो एंजियोस्पर्म के स्पोरोफिल्स होते हैं, अब नाउ इफ यू हैव अटेंडेड लेक्चर ऑफ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, स्पोरोफिल के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है। स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं एक स्पेशल अरेंजमेंट में, और वो बनाते हैं फ्लावर। तो जो भी फ्लावर आप बाहर देखते हो ट्रीज के ऊपर, वो बेसिकली स्पोरोफिल्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के। ठीक है, सेकेंड इज इन्हीं वजह से हम इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है जो डायरेक्टली कभी कभार पूछ ली जाती है कि जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है उसका नाम क्या है, वो है वुल्फिया। नेकेड आई से इसको देख नहीं पाओगे माइक्रोस्कोप के लिए कि एंजियोस्पर्म में सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है, उसका नाम है वुल्फिया। ये माइक्रोस्कोपिक होता है। तो कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो वो वुल्फिया है। कहीं पे भी नाम आएगा तो आपको इसको टिक करना है। ठीक है, सो तो बहुत ही बेसिक सी बात। अब हम जो एंजियोस्पर्म है उसको 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक हम फीमेल पार्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, फिर हम मेल पार्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, और फिर हम इनकी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इतने में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब मैं तुमको बताती हूँ टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। इन्हीं को मोनोकोट एंड डाइकोट भी कहते हैं। तो देखो लीव्स होते हैं ना एंजियोस्पर्म्स में, राइट? फ्लावर के पास लीफ भी लगे होते हैं, ब्रांचेस पे लीफ लगे होते हैं। तो इसको कैसे याद करना है कि जो सीड होता है, सीड के अंदर भी लीव्स होते हैं। ठीक है, उन लीव्स को कहते हैं कॉटिलिडन्स। तो व्हाट आर कॉटिलिडन्स? दे आर बेसिकली लीव्स विद इनसाइड अ सीड। अगर एक लीफ है, ठीक है, अगर सिर्फ एक लीफ प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं मोनो। मोनो मतलब 1, मोनोकोटिलिडन। अगर कोई एंजियोस्पर्म है जिसके सीड के अंदर 2 लीव्स प्रेजेंट है ऐसे, उसको कहते हैं डाइकोटिलिडन। डाई मतलब 2। अब तुम पूछोगे क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं विच वन इज अ मोनोकोटिलिडन, विच वन इज अ डाइकोटिलिडन। आपको एग्जांपल्स दे देंगे और आपको बताना होगा। देखो डाइकोट में ज़्यादा एग्जांपल्स है, मोनोकोट में कम है। तो मैं जब भी ऐसी चीज़ें याद करती हूँ, मैं कम वालों को याद कर लेती हूँ, तो बाकी को मैं तुक्के से भी फिट कर सकती हूँ दूसरी कैटेगरी में, राइट? सो मोनोकोट मुझे कैसे याद है कि पहला है बनाना। बनाना इज अ मोनोकोट, यानी बनाना के अंदर जो होगा सीड, उसके अंदर सिर्फ एक ही लीव होगा। सो बनाना इज अ मोनोकोट। मुझे कैसे याद है कि एम से मिनियंस नाम का एक कार्टून है और वो बनाना खाते रहते हैं। तो एम से मिनियन, एम से बनाना। और जितने भी घर में हम सीरियल्स खाते हैं, जो मोस्टली हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाना भी खाते हैं ना सीरियल के अंदर डाल के, तो वो भी मोनोकोट है। और सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, ग्रास पे चलते हैं। सजेस्टेड होता है ना कि आप ग्रास पे चलो सुबह सुबह नंगे पैर, तो आपके पैरों से ग्रास के थ्रू आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रास भी मोनोकोट है। और ग्रास पे चलते चलते मैं आसपास देखती हूँ कि बैम्बू के ट्रीज है। अगर आप हिमाचल में रहते हो तो ऐसा पॉसिबल है। अब आपको कुछ तो इमेजिन करना है ना किसी चीज़ को याद करने के लिए, तो अपने माइंड में स्टोरी इमेजिन कर लो कि एम से मिनियन और उससे बनाना। तो सीरियल्स
हम खाते हैं, उसके अंदर हम फ्रूट्स डालते हैं, इसमें से एक बनाना होता है, तो ये दोनों मोनोकॉट है। सीरियल खाने के बाद हम ग्रास के ऊपर घूमते हैं और बैम्बू ट्रीज देखते हैं, और बैम्बू ट्रीज के साथ वहाँ पे ऑर्चिड के छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से मुझे मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल याद है, तो बाकी जो बचा वो सारा डाइकॉट होगा। और आप पी में डाइकॉट देख भी सकते हो। पी मतलब मटर, तो मटर का दाना लो और उसको ऐसे छील दो। ग्रीन कलर का होता है ना, एक तो बड़ा सा होता है, इस तरीके से कवर होता है। इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे मटर के दाने होते हैं, बेसिकली ये सीड्स ही होते हैं। इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, उसको जब हटाओगे तो अंदर से दो अलग अलग दिखेंगे तुम्हें, ग्रीन कलर के। वो दो अलग अलग स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर के हैं वो कॉटिलेडन्स ही होते हैं, इसलिए पी डाइकॉट है। ठीक है, तो ये तो आप अपने घर में भी देख सकते हो। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं थोड़े से और करेक्टर्स के बारे में। तो एंजियोस्पर्म की स्पेशल बात क्या थी कि इनके पास फ्लावर है और इनमें जो सीड है वो फ्रूट के अंदर बनता है। ठीक है, ये दो स्पेशल बात हमने पढ़ी। वुल्फी हमने पता चल गया कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। अब हम बढ़ते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो फ्लावर होता है ना, वो मेन रीजन होता है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहते हैं। इतना हमें भी पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पार्ट चाहिए, एक मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है उसी तरीके से प्लांट के अंदर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन द सेंस कि इनका प्रोसेस एंड अपीयरेंस सारी डिफरेंट होती है, लेकिन प्रोसेस जो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन का होता है वो सेम ही होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा। तो हम उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होता है मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो मेल वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन और फीमेल वाले पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल या कार्पल। तो पहले तो ये टर्म क्लियर कर लो कि पिस्टल एंड कार्पल दोनों ही फीमेल स्ट्रक्चर को कहते हैं और स्टेमन मेल स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये टर्म बहुत कंफ्यूज करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज अ फ्लावर? एग्जैक्टली फ्लावर क्या है? ये शूट होता है, रूट होता है, ये स्टेम होता है, लीफ की मॉडिफिकेशन है। किससे बना है फ्लावर? सो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। यू हैव टू लर्न दिस। ये नीट आई थिंक 2018 में या 17 में क्वेश्चन आया था दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड लीफ, रूट और व्हाट? इट इज अ मॉडिफाइड शूट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो मैंने तुम्हें स्टेमन बोला, मैं वो दिखाती हूँ आपको कि जो स्टेमन होता है मेल वाला पार्ट वो ऐसा दिखता है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं एंथर और नीचे ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फिलामेंट। और इसको ओवरऑल, इस स्ट्रक्चर को ओवरऑल हम कहते हैं स्टेमन। तो स्टेमन और एंथर में कंफ्यूजन होती है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, किसको कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ए फ्लावर विद इन एन एंजियोस्पर्म इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, मोस्टली एंथर बाइलोब होता है, एक और दो लोग सुनिए ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसी को पिस्टल या कार्पल कहते हैं। वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऊपर वाला स्टिग्मा जिस पे आके स्टिक करेगा पॉलन ग्रेन, नीचे वाला स्टाइल, स्टाइल से बना हुआ ना, और जो स्वेलन है वो है ओवरी। सो ये दोनों चीज़ें आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए। अब हम करेंगे पहले फीमेल का पूरा पार्ट, फिर मेल का पूरा पार्ट, और फिर हम बताएंगे कि इनमें पॉलिनेशन किस तरीके से हुआ। ओके, अब इसका प्रोसेस हम बिल्कुल डायग्राम के थ्रू फटाफट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। फीमेल का पार्ट है, फीमेल का पार्ट को हम कार्पल कहते हैं। ठीक है, उसकी है ओवरी, स्वेलन सा पार्ट। तो देखो ओवरी कैसे दिखते हैं अगर तुम उसको अंदर से देखोगे। बाहर वाला जो लेयर है इसको कहते हैं ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल बनाएगा सीड फ्यूचर में, एंड ओवरी बनाएगी फ्रूट। इसको तो आपने यही लिख लिया। अब जो ओव्यूल होता है ना, वो एक कवरिंग से कवर होता है। इस कवरिंग को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन सेल्स को, बहुत सारे सेल्स हैं, सब सेल्स के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, जेनेटिक मटेरियल है 2n, यानी कि सब डाइप्लॉइड है। दूसरा, इन सेल्स को कोलैबोरेटरी एक वर्ड दिया गया है, न्यूसेलस। सो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई, ओव्यूल, ओवरी, इंटेग्यूमेंट्स एंड न्यूसेलस। अब ओव्यूल में जहाँ पर ओपनिंग से तुम्हें दिखाई दे रही है ना, देखो यहाँ से इनक्लोज है, लेकिन वही तो ओपनिंग होगी ना, तभी तो यहाँ पॉलन ग्रेन आएगा। तो यहाँ पे जहाँ ओपनिंग है उस तरफ जो भी सेल प्रेजेंट है, न्यूसेलस के ही सेल्स है ये, न्यूसेलस ओवरूल को कहते हैं। तो ये जो भी सेल है, इस सेल को हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में हो जाएगी मेयोसिस, यानी रिडक्शन डिवीजन। सो अब जितने सेल्स बनते जाएंगे ना वो होंगे हमारे एन। तो मेगास्पोर मदर सेल के बाद जितने भी सेल्स बनेंगे वो होंगे हमारे एन। ठीक है, इतना प्रोसेस समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर तुम लोगों ने देखा न्यूसेलस प्रेजेंट था, वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है जिसमें मियोसिस हुई।
मियोसिस होने के बाद इसी ओव्यूल के अंदर बाहर इंटेगुमेंट वगैरह है, हम बस दिखा नहीं रहे हैं। तो इनमें मियोसिस होने के बाद कुछ सेल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सेल्स बन जाते हैं विद एन ओवरी। ठीक है, नाम पढ़ लेते हैं इनके। 3 है एंटीपोडल, 3 है एंटीपोडल, इनका फंक्शन किसी को अभी तक नहीं पता है। फिर आते हैं सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है एक एग सेल, एग सेल है एक, क्योंकि हमें पता है कि एग सेल वही होता है जो फीमेल का मेन जर्म सेल होता है, जिससे मेल का जर्म सेल फ्यूज करेगा। उसके बाद आते हैं 2 सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स वो सेल है जो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन को एग तक पहुंचने में, अभी बताऊंगी कैसे। और इसके नीचे कहीं आता है फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस मदद करते हैं पोलन ट्यूब को एंटर करने में। तो ये सारे स्ट्रक्चर है कहाँ, देखो अब फीमेल का जो पार्ट था ना, अब दोबारा देखो इसे, ऐसा होता है, ये ओवरी होती है, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होती है ओवरी। तो ओवरी के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ऐसे प्रेजेंट है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक मदर सेल के बार बार, पहले उसने मियोसिस की, उसके बाद वो माइटोसिस करके डिवाइड होती रही। तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक मदर सेल की मियोसिस के बाद बना है, इसलिए सबके सब सेल की पोलैरिटी क्या होगी, एन। सबके सब सेल्स की पोलैरिटी होगी हमेशा एन। ठीक है, तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक इज बेसिकली एन। तो कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पोलैरिटी क्या है एम्ब्रियो सैक की। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना एन है, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। अब कभी कभार एंटीपोडल्स नीचे होते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर होता है, ये बेसिकली ऐसे ट्विस्टेड भी होता है, तो वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। तुम्हें ये याद रखना है कि जहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस है वहीं से पोलन ट्यूब जो होती है वो एंटर करती है। ठीक है, कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर, आई विल एक्सप्लेन यू कि पोलन ग्रेन कैसे बने। ओके, अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मेल को, और स्ट्रक्चर का नाम है स्टेमन, ऐसा दिखता है। ये एंथर होता है, ये इसका फिलामेंट होता है। एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जिनमें आगे मियोसिस होती है, और वो डिवाइड करके पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, फीमेल में तो एम्ब्रियो सैक बनता है और उसके अंदर कुछ लिमिटेड सेल्स बनते हैं, लेकिन पोलन ग्रेन्स बहुत सारे बनते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, शेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, और फिर ट्रेवल करके फीमेल पार्ट के पास चले जाते हैं। अगर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स है तो साथ वाले पार्ट में चले जाएंगे, नहीं तो दूर भी उड़ के चले जाते हैं। राइट, सो पोलन ग्रेन्स किस तरीके के दिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पोलन ग्रेन बने कैसे हैं ये आपको 12th स्टैंडर्ड में पता चलेगा, आपके इस चैप्टर का पार्ट ये नहीं है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन कुछ इस तरीके के दिखते हैं, स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं इसके। जो तुम्हें याद रखना है वो ये कि पोलन ग्रेन के अंदर 2 तरीके के न्यूक्लियस होते हैं बेसिकली। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसको वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, और एक होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस और जेनरेटिव सेल। सो पोलन ग्रेन के बाहर की जो लेयर, एक अंदर की लेयर होती है ब्लैक कलर से जो मैंने बनाई है, इसको मैं इंटाइन कहूँगी। एक बाहर वाली लेयर है जिसको मैं एक्साइन कहूँगी। ठीक है, एक्साइन में स्पेशल बात ये है कि देखो पूरी तरह से कवर नहीं कर रही है, एक पॉइंट है जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है। इस पॉइंट को जहाँ पे एक्साइन नहीं होता इसे कहते हैं जर्म पोल। ओके, एक्साइन के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो कि बहुत हार्ड होता है, उसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलिनिन वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन इतनी दूर दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं बिना इनको कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन इतना हार्ड होता है कि इसको ब्रेक करने वाला अभी तक कोई केमिकल नहीं बना है। तो अंदर ही रह जाएंगे ना पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस। इसका काम क्या है पोलन का, मेल के जर्म सेल को कैरी कर रही है ताकि फीमेल के पास जाए, उसकी ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो और नया प्लांट फॉर्म हो। तो स्पोरोपोलिनिन को कैसे तोड़ेंगे अगर नेचर में ऐसा कोई एंजाइम एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से नेचुरली पोलन ग्रेन में एक रीजन होता है जहाँ स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, उसी को हम जर्म पोल कहते हैं। तो जब पोलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठता है, इसी जगह से पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट होती है, जहाँ से ये दोनों न्यूक्लियस ट्रेवल करते हैं और एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर ये करते हैं ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट। अब होगी एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन। ये एम्ब्रियो सैक है, फीमेल का पार्ट। ठीक है, तो ये फीमेल की पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है। ओवरी के अंदर हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, ये इसका बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में जिस तरफ सिनर्जी सेल्स होंगे उसी तरफ पोलन ट्यूब एंटर करती है। तो क्या होगा कि पोलन ग्रेन ऊपर गिरा
और मैंने आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया, 2 न्यूक्लियस है इसके अंदर। पोलन ग्रेन गिरा और उसने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको कहते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ये रही पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब एक्सटेंड होती है और फिलीफॉर्म अपैरेटस तक पहुंचती है, यहाँ से वो रिलीज कर देती है दोनों न्यूक्लियस। अब क्या होता है, जब यहाँ पे दोनों के दोनों न्यूक्लियस रिलीज हो जाते हैं ना, तो एक न्यूक्लियस जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस है, जो मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राइट। तो एक न्यूक्लियस क्या जाता है एग के पास और जाके फ्यूज कर जाता है, क्योंकि इसी को तो हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फीमेल और मेल गैमेट के फ्यूजन होना, इसी को हम सिनगैमी भी कहते हैं। तो फीमेल के एग के न्यूक्लियस ने फ्यूजन करी पोलन ग्रेन के एक न्यूक्लियस के साथ। क्या हुआ कि एक न्यूक्लियस ने पोलन ग्रेन के फ्यूजन करी फीमेल के एग के साथ और बना दिया जायगोट। इससे आगे हमारा बनेगा बेबी। दूसरा न्यूक्लियस भी तो प्रेजेंट था ना पोलन ग्रेन में, उसका क्या हुआ, वो जाके पोलन न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है एम्ब्रियो सैक में। अब बिफोर दिस प्रोसेस जो पोलन न्यूक्लियास होते हैं ना, वो आपस में ही फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं PEN। ठीक है, इसको कहेंगे पेन। अभी इतना याद कर लो, कंफ्यूज नहीं होना बहुत ज़्यादा। तो जब एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट था और ये पोलन ट्यूब बन रही थी, तब ये दोनों पोलन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके पेन बना देते हैं, और इसकी पोलैरिटी होगी अब 2n, क्योंकि NN इक्वल्स टू 2n, पोलन न्यूक्लियाई दोनों NN थे ना। सो अब जो दूसरा न्यूक्लियस है वो जाके पेन से फ्यूज करता है। तो देखो कितने न्यूक्लियस हो गए इसके पास था, पहले पोलन न्यूक्लियाई के पास एक n था, वो दूसरे n से फ्यूज होकर 2n बनाया, और अब ये पोलन ग्रेन का एक न्यूक्लियस आ गया तो एक और n, तो ये हो गया 3n। ठीक है, तो हमने देखा कि पोलन ग्रेन का एक न्यूक्लियस एग से फ्यूज करता है और दूसरा न्यूक्लियस पेन से फ्यूज करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब क्या होगा, जो ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर है ये बना देगा हमारा पूरा का पूरा फ्यूज हो जाएगा अब, और ये बना देगा हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज बेसिकली फूड रिजर्व फॉर द बेबी। व्हाट इज बेबी हियर, दिस वन। अब ये बन जाएगा हमारा जाइगोट, और बाकी के किसी सेल की जरूरत नहीं है, तो सारे के सारे सेल्स बाकी के इसमें से झड़ जाएंगे, पोलन ट्यूब भी अपने आप झड़ जाएगी। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर पता है कैसे दिखेगा कुछ। अब मैं तुमको एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रिपल फ्यूजन, वो मैजिकल प्रोसेस जो तुमसे बार बार पूछा जाता है। ट्रिपल फ्यूजन सिर्फ एंजियोस्पर्म में दिखती है, पहला क्वेश्चन यहीं से कर लो। ठीक है, तो अगर कोई पूछे तुमसे क्या रोज में ट्रिपल फ्यूजन होती है, तो रोज इज एन एंजियोस्पर्म, तो उसमें ट्रिपल फ्यूजन होती है। सुनो, ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक अभी ऐसा पड़ा है, पोलन ग्रेन नहीं आया। ठीक है, पोलन ग्रेन आने पे हमें प्रोसेस पता है। जब पोलन ग्रेन अभी नहीं आया, अभी पोलन ट्यूब बन रही होती है, तब 2 पोलन न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ पर होगी हमारी फर्स्ट फ्यूजन। फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम अब जो स्ट्रक्चर ये जो बनता है ना, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तो पोलन न्यूक्लियाई जो 2 थे उनकी फ्यूजन जब हुई, उनकी फ्यूजन को हम कहेंगे फर्स्ट फ्यूजन, और अब जो स्ट्रक्चर बना उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब आया यहाँ पे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के पास हमें पता है 2 न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। सो व्हाट हैपन इज कि जब वो एंटर करते हैं, एक न्यूक्लियस तो फ्यूज कर जाता है एग सेल के साथ, तो यहाँ पर एक की फ्यूजन होगी, तो ये होगी हमारी सेकेंड फ्यूजन। सेकेंड फ्यूजन हो गया। न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूजन हो रही है ना, उनको हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से जब मिल रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो हम उसको फ्यूजन कह रहे हैं। तो पहली न्यूक्लियस तो यहाँ हो गई थी पोलन न्यूक्लियाई में, दूसरी फ्यूजन कब हुई, जब एग सेल के साथ पोलन ग्रेन का एक न्यूक्लियस आके फ्यूज हो गया, कौन सा, जेनरेटिव वाला, तो ये होगी हमारी सेकेंड फ्यूजन। अब एक और न्यूक्लियस भी तो प्रेजेंट था ना, अब एक और न्यूक्लियस पोलन ग्रेन का आता है और वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। इस पॉइंट पे होती है हमारी थर्ड फ्यूजन। ये वाला जो रीजन है, ये एग, अब ये बनाएगा हमारा सीड, ये बनाएगा हमारा एम्ब्रियो, सॉरी, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक हमारा बना देगा सीड। और एम्ब्रियो सैक किसके अंदर पड़ा है, ओवरी के अंदर, तो ओवरी बनाती है फ्रूट। तो मैंगो इमेजिन करो, मैंगो का जो पल्पी सब्सटेंस तुम खाते हो वो होती है उसकी ओवरी,
मैंगो प्लांट की ओवरी होती है वो, ठीक है। ओवरी के अंदर वो जो बीच में सीड होता है ना, वो होता है ये वाला रीजन, ये पूरा उसका एम्ब्रियो सैक, और उसके अंदर एग सेल प्रेजेंट होता है जो बेसिकली एम्ब्रियो बनाता है। तो अगर हम सीड को मिट्टी में डाल देते हैं, उससे पेड़ निकल आता है। तो ये जादुई प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि सेंटर में एम्ब्रियो पड़ा होता है जो आगे जाके पूरे प्लांट को जन्म दे सकता है, ठीक है। और ये वाला जो रीजन होता है ये एंडोस्पर्म बनाता है जो इसको खाना प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। तो कितनी फ्यूजन्स हुई, 1, 2 एंड 3, इसलिए हम कहते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है वो ट्रिपल फ्यूजन शो करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट टू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट उसी हिसाब से क्लियर कर दूंगी। इसके ज़्यादा इसकी जो डिटेल है वो आपको 12th के चैप्टर में मिलती है। फीमेल पार्ट तो ऑलमोस्ट कवर है यहाँ पे, मेल वाले पार्ट की थोड़ी सी डिटेल है कि पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, तो आपको 12th के सेकेंड चैप्टर में मिलेगी। जब हम वो पढ़ाएंगे तो आप उसको कवर कर सकते हैं। सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक ऑल्सो, एंड इफ़ यू हैव स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, आपको स्पेसिफिक लेक्चर्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल फॉर्म है, आप उसे फिल करके हम अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको आपकी जीमेल आईडी पे अपडेट करते रहेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट किंगडम के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस 5 ईयर्स जो नीट में आ रखे हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर लगाना, लेकिन उससे पहले ये चैप्टर को पढ़ कर आना, ओके।